Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 316 to 330. Topic number 316 is about minimum wages of tea workers in Assam. तो टी ट्राइब कम्युनिटी को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या पता इससे पीटी में सवाल बन जाए। टी ट्राइब कम्युनिटी की लगभग पॉपुलेशन हमारे स्टेट में है 65 lakhs विच इज़ अबाउट 18% ऑफ असम्स टोटल पॉपुलेशन। मिनिमम वेजेस फॉर टी ट्राइब कम्युनिटी इज़ नाउ 217 पर डे। तो देखिए, अभी इलेक्शन से पहले फरवरी महीने तक मिनिमम वेजेस था 167, लेकिन फिर उसको 50 रुपये बढ़ा दिए गए और 217 कर दिया गया। लेकिन ये 50 रुपये बस टेम्प्रोरी तरीके से बढ़ाया गया, इंटरिम तरीके से बढ़ाया गया है, और परमानेंट तरीके से कितना रुपया बढ़ाना है मिनिमम वेजेज ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी, इसको डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बना रही है असम सरकार। जबकि आसाम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन ने डिमांड किया है कि मिनिमम वेजेस तो कम से कम ₹351 पर डे होना ही चाहिए। और ये जो टोटल 217 रुपीज़ अभी चल भी रहा है मिनिमम वेजेज फॉर टी ट्राइब कम्युनिटी इन असम, उसमें 205 रुपये तो टी जो प्लांटर्स हैं, मतलब जिनका वो टी स्टेट गार्डन है, वो 205 रुपये देंगे। बाकी 12 रुपये असम सरकार उनको देगी और असम सरकार से वो 12 रुपये लेकर के ये लोग टी ट्राइब कम्युनिटी को पास करेंगे। तो इस तरीके से टोटल अभी 217 रुपये दिए जा रहे हैं एज मिनिमम वेजेस। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 317 इज़ अबाउट तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आई होप आपको याद होगा कि कैसे तिब्बत एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था और जो बफर रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में, फिर 1950s में उसको चाइना ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया। तो वहाँ के जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर थे दलाई लामा, वो इंडिया में आ गए 1959 में। ही सॉट रिलीजियस रिफ्यूज इन इंडिया, और भारत सरकार ने उनको अपने यहाँ पे रिफ्यूज दिया, शरण दी, और 1959 में दलाई लामा यहाँ आ गए और उन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ पे बना दिया इंडिया के अंदर। मतलब अ टेम्प्रोरी अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर एंटायर तिब्बत, बिकॉज तिब्बत फॉर द टाइम बिंग इज़ विथ चाइना। तो ये जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई गई 1959 में बनाई गई बाय दलाई लामा, उसका हेड क्वार्टर है धर्मशाला में। ये इस साल न्यूज़ में इसलिए था तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्योंकि इस साल उनके प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और नए जो प्रेसिडेंट उनके चुन के आए हैं वो हैं पेनपा सेरिंग। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 318 इज़ अबाउट आपदा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी बनाई गई है अकॉर्डिंग टू आपदा एक्ट ऑफ 1985 एंड दिस अथॉरिटी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मेन काम है कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट कराना। आसाम सरकार ने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है इन कंसल्टेशन विथ आपदा। तो आसाम सरकार की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से द गवर्नमेंट विल ट्राई टू डबल इट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बाय 2024-25। तो 5 सालों में ये पॉलिसी लगभग 2018-19 में बनाई गई और 5 सालों में टारगेट रखा गया कि हम अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। और आसाम सरकार के इस टारगेट को अचीव करने में आपदा आसाम सरकार की मदद कर रहा है। हाल फिलहाल में बावधान राइस, जो रेड राइस है जिसको मैं करा भी चुका हूँ, इसको एक्सपोर्ट कराया आपदा ने टू द US। उसके अलावा भूट जलोकिया जो असम में उगता है, मिलता है, लेकिन एक्चुअली भूट जलोकिया इज़ हैज़ गॉट GI टैग फॉर नागालैंड। इसको भी हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट कराया है आपदा ने। उसके अलावा जो आसाम के GI प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कार्बी एंग्लोन जिंजर, आसाम लेमन या जोहार राइस ऑफ आसाम, इन सब को भी आपदा अब एक्सपोर्ट करा रहा है फॉरेन मार्केट्स में। जोहार राइस के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ ए नॉन बासमती राइस, इट इज़ सेंटेड, और ये एक विंटर राइस है या सॉली राइस है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 319 इज़ अबाउट बासमती राइस। तो बासमती राइस लंबे दानों वाला राइस होता है, लॉन्ग ग्रेन राइस, एरोमेटिक होता है, अच्छी सुगंध आती है। बासमती राइस इंडिया में उगता है और उसके अलावा पाकिस्तान में उगता है, बस 2 ही देशों में उगता है। इंडिया के 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बासमती राइस उगाने के लिए, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जिनको बासमती राइस उगाने के लिए GI टैग मिला हुआ है, और वो 7 स्टेट्स ये हैं।
नॉर्थ इंडिया में, राइट, सिंस हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, इन सबको जीआई टैग मिला है। आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि मध्य प्रदेश को बासमती राइस के लिए जीआई टैग नहीं मिला है। तो आप बोलेंगे सर मध्य प्रदेश अलग से क्यों रटा रहे हो आप कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं मिला है? क्योंकि मध्य प्रदेश ने बार बार क्लेम किया कि हमें भी जीआई टैग मिलना चाहिए बासमती राइस के लिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मध्य प्रदेश को बासमती राइस का जीआई टैग नहीं मिल सकता। तो इस कारण से मध्य प्रदेश का स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि इन 7 स्टेट्स को जीआई टैग मिला हुआ है फॉर बासमती राइस और मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। और इंडिया और पाकिस्तान में उगता है, और हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर के फैसला लिया है कि दे विल हैव ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ बासमती राइस। ज्वाइंट ओनरशिप से क्या मतलब है कि पहले फॉरेन मार्केट में इंडिया क्लेम करता था कि बासमती राइस बस इंडिया में उगता है, वो पाकिस्तान के बासमती राइस को हम लोग बासमती राइस नहीं मानते थे, तो वी क्लेम्ड सोल ओनरशिप। लेकिन अब हमने फैसला लिया है कि वी विल क्लेम ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ बासमती राइस एंड ज्वाइंट ओनरशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 320, एग्रीकल्चरल ट्रेड ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हम कौन कौन से कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं उसको हमें समझना है। ये ग्राफ आपको ठीक से शायद से नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको बड़ा करके मैं पीडीएफ में दे दूँगा। आपको जो बेसिक बातें याद रखनी है कि इंडिया से जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है मरीन प्रोडक्ट्स, ये मरीन प्रोडक्ट। और दूसरे नंबर पे आता है राइस, इनको सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्ट आर मरीन प्रोडक्ट्स एंड राइस, एंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट हैं वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं आप देखिए तो वो है वेजिटेबल ऑयल। हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलता है वेजिटेबल ऑयल, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और 3 तरह के वेजिटेबल ऑयल होते हैं मेनली, सनफ्लावर ऑयल विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन, palm oil is imported from Malaysia and Indonesia, and soybean oil is imported from Brazil and Argentina। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 321, रवांडन जीनोसाइड। तो रवांडा देखिए एक छोटा सा जगह है ईस्टर्न अफ्रीका में। यहाँ पे इसके नेबरिंग कंट्रीज देख लीजिए, बुरुंडी है, कॉन्गो डीआरसी है, युगांडा है और तंजानिया है। इस रवांडा के पास में ही है ये लेक तंगाइका, लेक न्यासा। आई होप आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि लेक तंगाइका, लेक न्यासा और लेक चैड और दीज आर पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, बट लेक विक्टोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। याद आ रहा है ना? अब समझिए कि ये जो रवांडा है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स एक्चुअली इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका लैंडलॉक कंट्री। कैपिटल सिटी है किगाली। तो यहाँ पे 2 मेजर ट्राइब के लोग रहते हैं, हुतूज एंड तुत्सीज। हुतूज मेजॉरिटी में 84% पॉपुलेशन, तुत्सी माइनॉरिटी में है। हुतूज और तुत्सीज के बीच में एक मेजर सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट हुआ था 1994 में, जिसको आप जीनोसाइड कह सकते हैं, जिसमें मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन हुतूज ने 8 लाख तुत्सियों को मार डाला था। दैट इज़ वाई दिस रवांडन जेनोसाइड नाम से इसको बुलाया जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी हुतू पॉपुलेशन हैड किल्ड अबाउट 8 लाख माइनॉरिटीज तुत्सीज इन अबाउट 10 to 15 days इन जुलाई 1994। इसीलिए रवांडन जेनोसाइड नाम से ये इस इंसिडेंट को जाना जाता है। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब ये हुतू तुत्सी वाले हुतू ट्राइब वाले तुत्सीज को मार रहे थे, क्योंकि उस टाइम में हुतूज की सरकार थी रवांडा में, तो उस हुतूज सरकार को फ्रांस की सरकार ने सपोर्ट किया था। हुतूज की सरकार थी, तुत्सीज को मार रहे थे, और फ्रांस सरकार ने हुतूज को सपोर्ट किया था। और इसी कारण से न्यूज़ में था क्योंकि फ्रांस के मौजूदा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने माफ़ी मांगी थी फॉर दिस रवांडन जीनोसाइड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 322, सेडिशन लॉज। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सेडिशन इस साल, लगातार आर्टिकल आए हैं, तो यू नेवर नो, सवाल पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा तो आपको नहीं समझना है पीटी पर्सपेक्टिव से। सेडिशन लॉ की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इट वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इट वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकुले, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन आईपीसी इन 1870 इंडियन पिनल कोड में। और कौन से पिनल कोड में इम्प्लीमेंट किया गया है? सेक्शन 124A। और कितनी सज़ा है? 3 साल से लेकर के लाइफ टर्म तक की सज़ा है
सेडिशन के लिए, देशद्रोह के लिए। सेडिशन का मिसयूज करते थे ब्रिटिशर्स। जो भी हमारे यहाँ के इंडियंस उस टाइम में ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके ऊपर ये लोग सेडिशन चार्ज लगा देते थे। तो दो ऐसे काफ़ी फेमस केसेस जिसमें सेडिशन का मिसयूज हुआ है, एक तो है बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 18 महीने के लिए उनको जेल भेज दिया गया था 1897 में, जब उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था फॉर देयर मिस हैंडलिंग ऑफ प्लेग इन महाराष्ट्र। हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा आपने। उसके अलावा 1922 में महात्मा गांधी को भी 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी अंडर द सेडिशन लॉ ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC बिकॉज ऑफ हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने उस टाइम में कहा भी था कि सर आपने जितने भी कानून बनाए हैं हम लोगों को दबाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कानून यही है। एक्चुअल के उनके टर्म्स लैंग्वेज इस तरह का था, सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124A इज प्रिंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड डिजाइन टू सप्रेस सिविल लिबर्टीज़ इन इंडिया। महात्मा गांधी सेडिशन लॉ से ब्रिटिशर्स ने लाया 1870 में IPC सेक्शन 124A के अंतर्गत 2 फेमस केसेस ऑफ मिसयूज। 1897 में बाल गंगाधर तिलक फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ मिसहैंडलिंग ऑफ प्लेग। 1922 महात्मा गांधी 6 year jail term for articles in Young India, and Mahatma Gandhi says that it is prince of all other laws brought to suppress our civil liberties। सब वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 323 फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि मेहुल चौकसी नाम का एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर पकड़ा गया। तो उसकी क्या कहानी है उसको ज़रा देखते हैं। उसके पहले समझते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो होता है जो हमारे देश में कोई इकोनॉमिक क्राइम करके हम देश छोड़ के भाग जाए। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, इकोनॉमिक मतलब तो आप समझते ही हैं। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कानून है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, जिसके हिसाब से कम अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का किसी ने आप समझिए इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और फिर वो देश छोड़ करके भाग गया है, तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो मेहुल चौकसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। और मेहुल चौकसी, वही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये सब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। तो मेहुल चौकसी वाज इंगेज्ड और इन्वॉल्व्ड इन PNB बैंक फ्रॉड केस इन 2018। उसके बाद ये देश छोड़ करके भाग गया एंटीगुआ में। एंटीगुआ देखो एक छोटा सा आइलैंड है कैरेबियन सी में। तो ये देश छोड़ करके भाग गया एंटीगुआ में, वहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली। लेकिन हाल फिलहाल में यही कैरेबियन सी के एक दूसरे आइलैंड डोमिनिका में ये पकड़ा गया है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसको वापस से इंडिया रिपैट्रिएट करके लाया जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 324 इज़ अबाउट वमूल। तो देखिए हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल भी जब 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। बोला कि सबसे पहले तो हम लोग एक नया तरह का अवार्ड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गोपाल रत्ना अवार्ड, जिसमें बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड हम लोग देंगे, या मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले टेक्नीशियन को अवार्ड देंगे और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव वालों को अवार्ड देंगे। तो गोपाल रत्ना अवार्ड इज़ फॉर मिल्क सेक्टर, कम से कम इतना याद रखना। उसके अलावा उन्होंने एक नया ऐप बनाया है ई गोपाला ऐप विच इज़ लिंक्ड टू उमंग ऐप। उमंग ऐप तो आपको जानना ही चाहिए। उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है, जिसमें भारत सरकार की सारी ज़रूरी वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाती हैं उमंग ऐप पे। अब इसके अलावा समझते हैं अबाउट वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। तो देखिए 2 नाम आपको याद रखने हैं। आज़ादी से जस्ट पहले 1946 में सरदार पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल और उन्होंने बताया कि सर देखो गुजरात में हमारे जो बड़े बड़े डेयरी हैं जैसे गुजरात पोल्सन डेयरी, ये फार्मर्स को लूटते हैं, बहुत सस्ते दामों पे मिल्क खरीदते हैं और महंगे दामों में मार्केट में जाकर के बेचते हैं और फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता। तो सरदार पटेल ने सजेशन दिया त्रिभुवन दास पटेल को कि इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, रादर दैन सेलिंग टू द पोल्सन डायरी, इन फार्मर्स के ही अपनी एक कंपनी बना दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, जो ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करें, फूल खुद ही पैकेजिंग करें, मार्केटिंग करें, उसको बेचें और प्रॉफिट आपस में शेयर करें। तो इस तरीके से अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि
कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनमें से कौन रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन दे देगा, त्रिभुवन दास पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इस तरह से आपको चुनना पड़ सकता है। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, त्रिभुवन दास पटेल और आप कह सकते हैं सरदार पटेल का इनिशिएटिव। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सक्सेसफुल हुआ, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, फार्मर का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया। तो जब अमूल सक्सेसफुल हो गया गुजरात के अंदर, तो फिर भारत सरकार ने फैसला लिया 1965 में कि इसी तरीके का डेयरी सेक्टर, इसी तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे इंडिया भर के अलग अलग कोनों में खोला जाए। और उसके लिए फिर एक बोर्ड बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके चेयरमैन बनाए गए वर्गीस कुरियन साहब। और इनको काम दिया गया कि सर इस तरह का अमूल जैसा ही अलग अलग इंडिया के कोनों में हम लोग सेक्टर्स खोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, और अलग अलग जगहों पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोले गए, अलग अलग नाम है यहाँ पे। इसी दौरान आसाम के अंदर फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई वमूल, और वमूल ने फिर मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू किया पूर्वी ब्रांड से। और ये जो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले गए पूरे इंडिया भर में 1970s के बाद से अंडर NDDB, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वर्गीस कुरियन, दैट लेड टू इंक्रीज इन वो मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, एंड इंडिया बिकेम फ्रॉम ए मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए आफ्टर दिस। और इसी के लिए कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वर्गीस कुरियन वी सॉ वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये पूर्वी मिल्क नाम से हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई वमूल नाम से 1976 में, और पूर्वी नाम से, पूर्वी ब्रांड नाम से हमारे यहाँ पे ये मिल्क प्रोडक्ट निकालते हैं। दिस वमूल इज़ अंडर ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो वमूल, चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड पहले 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च्ड गोपाल रत्ना अवार्ड, इसमें बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड दिया जाएगा। ई गोपाला ऐप लिंक टू उमंग ऐप। तो उसके अलावा अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी सानंद गुजरात में शुरू हुआ, त्रिभुवन दास पटेल और सरदार पटेल का इनिशिएटिव कह सकते हैं। और बाद में जब अमूल सक्सेसफुल हो गया तो फिर टू रिप्लिकेट द अमूल सक्सेस स्टोरी 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया चेयरमैन वर्गीस कुरियन साहब के अंतर्गत, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन 1970s तक हमने अमूल के सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट कर दिया, पूरे इंडिया भर में इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन किए, आसाम में भी किए वमूल नाम से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत इन 1976 पूर्वी ब्रांड नाम से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एंड इंडिया सॉ दिस ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रिवॉल्यूशन, एंड वी बिकेम लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 325 इज अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 2001, और इसके अभी मौजूदा 8 मेंबर्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो याद रखो सेंट्रल एशिया में के 5 में से 4 हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया में के 4 कंट्री हैं, चाइना, रसिया है, इंडिया, पाकिस्तान है। तो टोटल 8 मेंबर्स हैं SCO के। इंडिया पाकिस्तान को एंट्री मिली थी 2017 में। इस SCO के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट कम्स अंडर SCO विच वर्क्स फॉर कंट्रोलिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द रीजन। SCO का सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में। 2021 में SCO की जो एनुअल सेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स होती है दैट वाज हेल्ड इन दुशानबे, तजाकिस्तान। दुशानबे, तजाकिस्तान, याद रखना। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 326 इज अबाउट आर्टिफिशियल सन। तो सन में क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होकर के बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। तो फिजन और फ्यूजन का अंतर तो आपको आई होप पता ही होगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। फिजन में एक लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में और एनर्जी रिलीज करता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होकर के लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसा है कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा निकलती है, जबकि फ्यूजन में एनर्जी कम होता है। लेकिन फ्यूजन को अभी तक हम लोग पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाए हैं, मतलब इसको कॉमर्शियल लेवल पे हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। जो अभी तक जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो फ्यूजन टाइप के होते हैं। फ्यूजन को अभी तक हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल तरीके से इसको अभी हम लोग टेम नहीं कर पाए इस टेक्नोलॉजी को। अगर बात की जाए तो एनर्जी कंपैरिजन में तो ऑफकोर्स फ्यूजन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फ्यूजन की अगर बात की जाए तो फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट भी कम जनरेट होता है। न्यूक्लियर वेस्ट
ज़्यादा होता है फिजन में, फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट कम होता है। उसके अलावा फिजन में आप समझिए कि एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम, फिजन में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, फ्यूजन में वो भी कम है। तो फिर से समझिए, एनर्जी भी ज़्यादा है फ्यूजन में, फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है, वेस्ट भी कम जनरेट होता है, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम रहते हैं। दिक्कत बस यही है कि इसको कॉमर्शियल लेवल पे अभी तक हम लोग इसको डेवलप नहीं कर पाए, इसीलिए अभी भी ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन पे काम करते हैं। अभी फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दो दुनिया में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है इन फ्रांस, कदार्च फ्रांस में, इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, और दूसरा चला रहा है चाइना, वो अकेले चला रहा है, उसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। तो ये जो कदार्च फ्रांस में चल रहा है ITER, ये दुनिया के ये कंट्री जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया और US मिल करके ये ITER एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि चाइना अकेले ये ईस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब बात ऐसी है कि ये जो दुनिया के 6-7 कंट्री जो मिल करके ITER चला रहे हैं, ये अभी तक ऑपरेशनल हो नहीं पाया है, 2025 तक होपफुली ऑपरेशनल होगा, जबकि चाइना ने ये जो ईस्ट वाला रिएक्टर वो चला रहा है, टेस्टिंग लैब फॉर फ्यूजन रिएक्शन, उसका उसने हाल फिलहाल में डेमो करके दिखा दिया था सक्सेसफुल तरीके से। तो यही था करंट न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि दुनिया में 2 जगह फ्यूजन रिएक्शन के टेक्नोलॉजी पर टेस्टिंग चल रहा है। ITER विच इज़ इन कदार्च फ्रांस, डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया भी है इसमें ITER में, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2025। दूसरा है ईस्ट, चाइनाज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, इट रिसेंटली रन ऑन डेमो बेसिस। तो ये आगे चल रहा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 327 इज अबाउट रीजन्स दैट आर नोटोरियस फॉर ओपीएम प्रोडक्शन। तो 2 ऐसे एरियाज हैं इंडिया के आसपास जो ओपीएम प्रोडक्शन के लिए नोटोरियस माने जाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल, तो दिस इज गोल्डन ट्रायंगल, इट मेनली इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड टू सम एक्सटेंट वियतनाम ऑल्सो। बहुत कम है वियतनाम का पार्ट, लेकिन वियतनाम भी है। उसके अलावा गोल्डन क्रेसेंट, दिस इज गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। गोल्डन क्रेसेंट, दिस एरिया जहाँ पे ओपीएम उगाया जाता है, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 328 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दुनिया के वर्ल्ड कंट्रीज एट यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने मिल करके अपने लिए 17 गोल सेट किए हैं बिटवीन द ईयर 2015 टू 30। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस SDG गोल को इम्प्लीमेंट करने में, इसके टारगेट्स को अचीव करने में यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो दुनिया के देशों की मदद करती है। ये 17 गोल आपको एज इट इज़ रटने हैं, इसमें कोई और उपाय है नहीं। रटने के कुछ तरीके हैं मेरे पास, कैसे उनको कनेक्ट करके रटा जाता है। तो किसी दिन एक मैं वीडियो ले करके या लाइव आकर के आपको रटने के तरीके कि कैसे नंबर्स के साथ अटैच करके चीज़ों को रटते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एज इट इज़ नंबर वाइज की SDG गोल नंबर 1 इज़ अबाउट नो पॉवर्टी, SDG गोल नंबर 2 इज़ अबाउट जीरो हंगर, आपको रटना होगा। पिछला वाला जो APSC प्रीलिम्स हुआ था 2018 30 दिसंबर को जो हुआ था, उसमें यही सवाल पूछा था, SDG गोल से सीधा सीधा सवाल आया था। वो सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 329 इज अबाउट नीति आयोग SDG इंडेक्स 2020। तो SDG के बारे में तो आप समझ ही गए। अब हमारे देश के अंदर कौन सा स्टेट SDG गोल को अचीव करने में कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए नीति आयोग पब्लिश करता है नीति आयोग SDG इंडेक्स। तो 2018 से पब्लिश कर रहा है, इसलिए 2020 वाला, यानी कि जो अभी पब्लिश हुआ है वो 2020-21 के लिए था, पिछले साल के लिए। तो अभी जो रिलीज हुआ है दैट वाज 3rd एडिशन। इसमें स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 100। केरला वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विथ अ स्कोर ऑफ 75। आसाम वाज नीचे से 3rd, बॉटम 3rd वर्स्ट परफॉर्मर थे हम लोग विद अ स्कोर ऑफ 57। वर्स्ट परफॉर्मर वाज बिहार विद अ स्कोर ऑफ 52। ऑल इंडिया एवरेज इज 66। तो हमारा स्कोर एवरेज से भी कम है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 330 वीनस मिशन।
तो वेनस तो आपको पता ही, इट इज़ वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ इनफैक्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ये दोनों चीज़ें याद रखनी है. तो ध्यान रखना, सन से सबसे नज़दीक होता है मरकरी वेनस, लेकिन सबसे गर्म है वीनस. सबसे नज़दीक है मरकरी बट फिर भी सबसे गर्म है वीनस. और उसके पीछे कारण है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. 96.5% वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीनस सबसे गर्म रहता है. तो वीनस इज हॉटेस्ट एंड वीनस इज नियरेस्ट टू द अर्थ. ठीक है जी, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है वीनस के बारे में. वीनस को स्टडी करने के लिए अलग अलग मिशंस भेजे जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल है. जैसे कि सोवियत यूनियन ने सबसे पहला मिशन भेजा था जिसका नाम था वेनेरा सीरीज. उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था वीनस एक्सप्रेस 2005 से लेकर के 2014 तक. हाल फिलहाल में ये वीनस इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है टू सेंड अनदर स्पेस प्रोब टू वीनस जिसका नाम होगा इनविजन. तो ये इनविजन के कारण हाल फिलहाल में न्यूज़ में था. इनविजन 2030 तक भेजा जा सकता है. जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ऑलरेडी भेज चुकी है एक स्पेस मिशन फॉर वीनस जिसका नाम है अकात्सुकी. नासा भी प्लान कर रहा है वीनस प्रोब मिशन भेजने का, जैसे कि दाविंची या वेरिटास, बट दे विल बी सेंड बाय 2028 to 30. और इंडिया का जो वीनस मिशन है उसका नाम है शुक्रयान. तो शुक्रयान हम भेज रहे हैं, इंडिया की इसरो भेज रही है और इसको लॉन्च किया जाएगा बाय मिड 2026. इट विल बी सेंट बाय इंडियाज GSLV Mach 2 रॉकेट. करेंटली इट इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट. सबसे हाई कैपेसिटी वाला रॉकेट यही है हाल फिलहाल में. तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. आज का ये आखिरी क्वेश्चन है. आज फॉर सम रीजन्स वी हैव टेकन ओनली 15 टॉपिक्स, बट कल से फिर से हम लोग 20 टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. वी विल मीट अगेन टुमारो. टिल देन, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड नाइट एवरीवन.